So I would like to invite Executive Diamond, Going Crown, Mr. Thank you. Excitement. थैंक यू वेरी मच। बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 13 एसेंशियल। ये 13 एसेंशियल में पूरा निचोड़ मैंने निकाला और वो निचोड़ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने बहुत मेहनत करके प्लान किया, ये देखा कि क्या चीजें लाइफ में होनी चाहिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और जो मैं 13 पॉइंट्स आपसे बात करूंगा और 13 एसेंशियल की बात मैं जो करूंगा आपसे, मतलब ये है कि ये 13 एसेंशियल है, 30 पॉइंट्स, 13 स्टेप, ये आपके बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कहीं मिसिंग तो नहीं हो रहे हैं। ये अगर कहीं मिसिंग हो रहे हैं तो आपको चेक करने पड़ेंगे। इन 13 के जो 13 पॉइंट हैं, इसमें कोई ना एक साइंस भी है कि कौन से शुरू में है, कौन से बाद में है, कौन से बीच में है, कौन से किस चीज से रिलेटेड है, कौन से एक्शन से हैं, कौन से एटीट्यूड से हैं, कौन से आपके मैसिव एक्शन से है, कौन से आपको चेक करने हैं, अपने आप में चेंज करना है, कौन किसके साथ करना है। इन पॉइंट्स को जितनी स्पीड से, जितने ज्यादा, जितने अच्छे तरीके से आप फॉलो करोगे, अपनी डाउनलाइन को फॉलो कराने में उनकी मदद करोगे, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंज आपके साथ बिजनेस में आ सकता है। और ये मैं पॉइंट्स की जो बात कर रहा हूं वो स्टार्टिंग से कर रहा हूं। स्टार्टिंग मतलब कि अगर आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको कहां से स्टार्ट करना चाहिए, कहां से शुरू करना चाहिए और कहां पहुंचना चाहिए। ठीक है, इसलिए इनका नाम 13 एसेंशियल है। इज अ मस्ट, कंपल्सरी, जरूरी है ये सारे के सारे पॉइंट। नंबर 1, सेट द प्रायोरिटी। ये जो प्रायोरिटी का मामला है ना, ये बहुत जबरदस्त है। प्रायोरिटी सेट करना किसी भी फील्ड में, लाइफ में एक कॉमन फॉर्मूला है। और जिन लोगों ने लाइफ में प्रायोरिटी सेट नहीं की, वो लाइफ में सफल नहीं हो पाए किसी भी फील्ड में। पर प्रायोरिटी सेट कैसे होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रायोरिटी सेट कैसे करोगे? प्रायोरिटी सेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रीम। ड्रीम लिखो कागज पर। आपका ड्रीम क्या है? उस ड्रीम में को गोल में अगर कन्वर्ट करना है तो डेट डालनी पड़ेगी कि मुझे ये मेरा ड्रीम कब तक पूरा करना है। अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता। मैं भी ड्रीम वाले सब्जेक्ट पे आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं इसे सिर्फ पॉइंट बनाते हुए आगे निकल जाऊंगा। वो अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता ना। मुझे अगर मेरा सपना पूरा करना है, ड्रीम पूरा करना है, तो होनी चाहिए। और जो डेट होती है, अगर उसमें डेट डल जाती है तो वो गोल बन जाता है। और जब ड्रीम में डेट डल गई और वो गोल बन गया, तो प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट सेट हो गई है नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर एक एग्जाम्पल लेता हूं, मुझे कोई भी एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा कि मुझे जॉब छोड़नी है, मेरा ड्रीम है। और मेरा ड्रीम अगर जॉब छोड़ना है तो मैं सबसे पहले डिसाइड करूंगा मुझे कब तक जॉब छोड़नी है। कि 2 साल के अंदर, 2009 चल रहा है, 2011 में मुझे जॉब छोड़नी है। 2011 में मुझे जॉब छोड़नी है तो मेरा गोल बन गया 2011 फ्रीडम फ्रॉम जॉब। अब मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? जिस वजह से मेरा जॉब छूटेगा वो मुझे प्रायोरिटी होनी चाहिए, या किसी की बर्थडे में जाना मेरा प्रायोरिटी होनी चाहिए? किसी की शादी में जाना मेरी प्रायोरिटी होना चाहिए? नहीं साहब, मैं शादी में नहीं जाऊंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे। इट्स फाइन। और मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज योर गोल? आपका गोल क्या लोगों को अच्छा लगाना है या जॉब छोड़ना है? सचिन तेंदुलकर का गोल अगर इंडियन क्रिकेट टीम में आना था तो उसका गोल था मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में आना है, तो उसने उसे गोल के लिए काम किया, सपने पूरे करने के लिए काम किया, या लोगों की शादी और बर्थडे में गया? क्या आप सोचते हो उसके रिश्तेदार तब नाराज नहीं हुए उससे? क्या आप सोचते हो कि उसके दोस्त नाराज नहीं हुए उससे उस वक्त? प्रॉब्लम यह है कि हम अपने गोल से भटक जाते हैं। हमारी लाइफ में प्रायोरिटी सेट नहीं होती। हम प्रायोरिटी हमारी है, गोल है हमारा जॉब छोड़ना, लेकिन शादी में चल देते हैं क्योंकि कोई बुरा ना माने। इच्छा तो नहीं है जाने की। इतने समझदार तो हम हो गए हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो समझदार यहां बैठे हैं कि जाना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों जा रहे हैं? कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग कुछ नहीं कहेंगे, तुम चले जाओगे तब भी लोग कहेंगे 1 दिन के लिए क्यों आए, 3 दिन के लिए क्यों नहीं आए। और तुम 3 दिन के लिए चले जाओगे तब भी लोग कहेंगे क्यों फालतू हो गए, तुम्हारा कोई काम धाम नहीं, तुम 3 दिन के लिए यहां बैठे हो गए हो।
लोग तो कहेंगे, तुम नहीं जाओगे तो भी लोग कहेंगे मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगा। मैं कहूंगा पागल, मेरी तो हो गई। हाँ तो क्या हो गया, तुम्हारे बच्चे की मैं नहीं आऊंगा? तो तुम क्या गारंटी देते हो जब तक मेरे बच्चे की शादी होगी तब तक तुम जिंदा रहोगे? और क्या पता कि मेरे बच्चे की शादी में मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। वो आ जाए और आगे कहते पापा मैंने तो कर ली, तो फिर मैं कैसे जाऊंगा? और इस चक्कर में कि तू मेरे बच्चे की शादी में आए, मैं अपना कीमती टाइम, अपने गोल को छोड़कर मैं तेरे बच्चे की शादी में आऊं, इतना पागल तो मैं नहीं हूं। और जब आप ऊंचाई पे पहुंच जाते हो तो वो सारे लोग आपके पास अपने आप आ जाते हैं, जिनको आपको चिंता थी कि बुरा ना मान जाएं। और हमने आज तक के इतिहास में देखा है कि जब तक हमने लोगों के बुरा मानने की चिंता की और उनको हम संभालते रहे, वे हमेशा बुरा मानते ही रहे, ठीक नहीं हुए वो किसी और बात पे। तो मैंने तो उनसे कहना शुरू कर दिया कि सर अगर हमारी रिश्तेदारी इतनी कमजोर है तो ये टूटेगी टूटेगी, अगर इस बात पे नहीं टूटी तो किसी और बात पे टूट जाएगी। आप मुझे अगर नहीं पहचानते हो, मेरा बैड इंटेंशन नहीं है, मेरी नेचर खराब नहीं है, मेरे भावना बहुत पवित्र है, पर मैं भी किसी और गोल में लगा हूं, मेरा टारगेट कुछ और है, मेरा मिशन कुछ और है, इसलिए मैं उसमें करने जा रहा हूं। आपको प्रायोरिटी तो सेट करनी ही पड़ेगी, और नहीं तो ये प्रायोरिटी सेट कर लो कि मैं जिंदगी में किसी भी आदमी की शादी नहीं छोड़ूंगा, बर्थडे नहीं छोड़ूंगा, तिये की बैठक नहीं छोड़ूंगा, मैं यही करता रहूंगा जिंदगी भर। तो ये सेट कर लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट सेट द प्रायोरिटी, ये सेट कर लो, कहीं तो सफल हो। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा तो जाएगा ये आदमी जो मरा इसने जिंदगी में किसी की शादी, बर्थडे और तिये की बैठक नहीं छोड़ी। भाई ये जो ढूल ढाल वाला मामला होता है ना, ऐसे ये ढीला ढाला वाला नहीं समझ में आता मुझे। ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी देख लो, उसको साथ लो, कोई कुछ सत्ता नहीं है, कोई नहीं सत्ता। कोई हमारी शादी में आएगा नहीं आएगा इसकी तो मुझे चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा परिवार तो अब बदल ही गया है। जो जितने लोग किसी और की शादियों में नहीं जाते वे सारे के सारे अपनी शादियों में आएंगे। जात अलग हो गई है, जमात अलग हो गई है हमारी। सेट द प्रायोरिटी। सवाल इस बात का नहीं है कि मुझे चीज पसंद है या नहीं है, मुझे प्लान दिखाना पसंद है या नहीं, मुझे पड़ोस जाना पसंद है या नहीं, इसमें ही प्रायोरिटी होती है। सफल लोगों की पसंद और नापसंद उनके लक्ष्य के अधीन होती है, मन के अधीन नहीं। मेरा मन नहीं है आज मीटिंग में जाने का, मन नहीं है, बड़ा आया। क्या होता है मन? सफल लोगों की पसंद और नापसंद उनके लक्ष्य के अधीन होती है, मन के अधीन नहीं। व्हाट इज योर गोल? हो सकता है कि मेरा मन नहीं हो, मेरी परिस्थिति नहीं है, लेकिन मेरा गोल क्या है? ये जो बातें हैं ना, ये सक्सेस फॉर्मूले आपको अप्लाई करने पड़ेंगे डे टू डे। कॉलम बनाओ और उसमें लिखो कि आपके लिए कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम आपके लिए अर्जेंट है। 4 पॉइंट है इसमें। नंबर 1, इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। जो काम है, कुछ काम ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं है, कुछ काम ऐसे हैं जो अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ काम ऐसे होंगे जो अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और कुछ काम ऐसे होंगे जो अर्जेंट भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। आपकी कामों की प्रायोरिटी ऐसी चलनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने अभी पास्ट अगर 1 महीने की हिस्ट्री खुद की निकालोगे तो आपका 80% टाइम वहां वेस्ट हुआ है जो काम ना अर्जेंट था ना इंपॉर्टेंट था, वो आपने अपना टाइम उसमें डाल दिया। दोबारा बोल रहा हूं, 4 चीजें हैं। काम इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। द 4th पॉइंट, हर काम के लिए इस पैरामीटर से उसको निकालो कि मैं जो काम करने जा रहा हूं क्या एक काम इन 4 में से कहीं अप्लाई हो रहा है, तो उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 2 3 4 डाल दो। जिसकी शादी में जाना इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, उसमें जाओ, मैं रोकता नहीं हूं,
लेकिन जिसकी शादी में जाना इंपॉर्टेंट भी नहीं, अर्जेंट भी नहीं है, रुक जाओ। डायमंड जाने से पहले पिक्चर देखना, बच्चों को आइसक्रीम खिलाने जाना, घर में टीवी देखना, इंपॉर्टेंट भी अर्जेंट भी है ना? नो? तो पोस्टपोन कर दो। ये जो मस्तिष्क है ना हमारा, इसमें एक बहुत जबरदस्त ताकत होती है, एक शक्ति होती है जिसे हम कहते हैं छानने की ताकत, फिल्ट्रेशन की पावर होती है इसमें एक, लेकिन बशर्ते हम उसको यूज करें तो। बहुत जबरदस्त ताकत है जिसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन पावर। हर चीज को एक छान देता है, कितनी पावर है। एक ड्राइंग रूम में अगर दो लोग बैठे हैं, सपोज करो कि यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, तो यहां कितनी सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। यहां पंखा भी चल रहा है, यहाँ सीलिंग लाइट भी चल रही है, यहाँ कैमरा भी चल रहा है, यहाँ कुर्सी भी है, कुर्सी नीचे गलीचा भी है, बीच में से एक वायर भी गया है, ये माइक भी चल रहा है, ये कर्टेन भी लगा हुआ है, मैंने जूते भी पहने हैं, ये फर्श भी है, पीछे वुडन का फर्नीचर है, यहाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पावर चल रही है, कितनी सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन आप सबका ध्यान कहां है? मेरे ऊपर। मेरे हाथ में माइक है, उस पर भी आपका ध्यान नहीं है। ये सारी चीजें इसी जगह चल रही हैं और आपको दिखाई भी दे रही हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त आपने अपनी प्रैक्टिस सुनना है, तो ये सब यहां दिखाई देते हुए भी आपका फोकस उन पर नहीं है। ये माइंड में पावर है, जिसे फिल्ट्रेशन पावर, वो छट गया है सब, और आप एक जगह हो गए हो। लेकिन कंडीशन ये है, शर्त ये है कि वो फिल्ट्रेशन पावर हम उसे यूज कर रहे हैं या नहीं। इसीलिए कहते हैं सेट द प्रायोरिटी। ये भी प्रायोरिटी का एक हिस्सा है कि उस प्रायोरिटी को आप यूज कर सकते हो। और प्रायोरिटी की एक लाइन में ये अगर हम बात करें तो एक लाइन में उसकी डेफिनेशन है, व्हाट इज द प्रायोरिटी? प्रायोरिटी माने सुनियोजित लापरवाही। प्रायोरिटी माने सुनियोजित लापरवाही, मतलब वेल प्लान्ड केयरलेसनेस। अगर आप केयरलेस हो तो चलेगा नहीं, आप लापरवाह हो तो चलेगा नहीं, लेकिन वेल प्लान लापरवाह हो तो चल जाएगा, वो प्रायोरिटी हो जाएगी। जब आप डायमंड जा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपको हर बेडरूम की हर अलमीरा आपकी जमी हुई हो, आपके कपड़े जमे हुए हों, आपके जूते बिल्कुल तैयार रखे हों, आपके घर में रोज झाड़ू लग रही हो, डस्टिंग हो रही हो, जरूरी नहीं है। और अगर मैं आपके घर में आ जाऊं और मुझे अव्यवस्थित दिखे, अनप्लान दिखे, आपकी केयरलेसनेस दिखे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी प्रायोरिटी इस वक्त डायमंड जाना है, इसलिए आपने वेल प्लान तरीके से अपने घर को अव्यवस्थित कर रखा है। ये व्यवस्थित अव्यवस्था है, वो अव्यवस्था है जो आपने व्यवस्थित रूप से कर रखी है। नहीं तो अभी आप डायमंड जा रहे हो और पत्नी चिल्ला रही, नहीं 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 मुझे कपड़े धोने हैं। कोई बात नहीं, रात को 2 बजे धुल जाएंगे, जरूरत नहीं है 7 दिन इकट्ठे धुल जाएंगे। बिस्तर पे अलग पलंग कपड़े पड़े हुए हैं तो पड़े रहने दो, छोटी सी जगह मिल गई वहां सो जाओ। अभी हम डायमंड जा रहे हैं ना, थोड़े दिन के लिए अव्यवस्था हो जाएगी तो भी चलेगा या नहीं। सुनियोजित लापरवाही किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, क्योंकि आप डायमंड जा रहे हो। खाना टाइम पे नहीं खाते ये, हाँ नहीं खा रहे हैं क्योंकि डायमंड से पूरी करनी है। रास्ते में खा लेते हैं, कुछ पॉजिटिव पी लेते हैं, नहीं तो चना मूंगफली खा लेते हैं। कितने बार ऐसा हुआ कि गाड़ी में ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट तैयार किया, डब्बा रखा गाड़ी में, हम गाड़ी चला रहे हैं, बीच में खा लिया, छोड़ दिया, मीटिंग हो गई, पहुंच गए, मीटिंग कर ली, बीच में लौट के आए, फिर खाना शुरू कर दिया। कोई कहे यार क्या पागलपन है, क्या सिस्टमेटिक लाइफ नहीं है? ये सब अनसिस्टमेटिक, हमने सिस्टमेटिक तरीके से प्लान करके किया है, सुनियोजित लापरवाही की है। ये एक एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया कि एक बहुत बढ़िया गिटारिस्ट था, यंग गिटारिस्ट। उससे जब पूछा कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो उसने एक बहुत बढ़िया बात कही कि मैं ऐसे बहुत सारे काम करता था जिसमें मेरा समय खराब होता था, जैसे सफाई करना, तो ठीक करना, कोई चीज गंदी नजर नहीं आ जाए उसको हटा देना। तो मैंने ये प्लान किया कि मैं पहले प्रैक्टिस करूंगा और अगर समय बचेगा तो ये सब काम करूंगा। तो उन सब कामों की तरफ से मैं लापरवाह हो गया क्योंकि मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट की और मैं गिटारिस्ट बन गया। अगर लाइफ में किसी भी मंजिल पे कहीं भी आगे जाना है
तो आपको अपनी सुनियोजित लापरवाही तो करनी पड़ेगी, मानी प्रायोरिटी सेट तो करनी पड़ेगी। जब आप चोटी पर चलते जा रहे हो तो बोझ लेके नहीं जा सकते, वजन लेके नहीं जा सकते। कई लोग अपने दिमाग में कुछ ना कुछ प्रेशर लेके चलते हैं। जब आप आसमान पे जा रहे हो, हिमालय पे चढ़ रहे हो, तो आपको बोझ हल्का करना पड़ेगा। पोस्टपोन कर दो उन सब चीजों को, तब तक आपका गोल हिट नहीं हो जाता। मैं कैंसिल करने के लिए नहीं कहता हूं, अंडरलाइन, मैं कैंसिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं पोस्टपोन करने के लिए कह रहा हूं। इसलिए पोस्टपोन करने के लिए कह रहा हूं कि जब आपका गोल अचीव हो जाए तो हमको फिर दोबारा कर लेना ना, ठीक, उसे कौन रोकता है आपको। लेकिन जब तक गोल अचीव नहीं हो रहा है तब तक उसे करने की जरूरत नहीं है। उसे हम कहते हैं सेट द प्रायोरिटी। लोगों में भी प्रायोरिटी सेट करना जरूरी है कि लोगों के साथ काम करें, कौन सी लेग पर काम करें। ये आप जानते हो कि 80% लोग हैं वो आपको 20% रिजल्ट देंगे, और जो 20% लोग हैं वो आपको 80% रिजल्ट देंगे। आपको अपना 80% टाइम उन 20% लोगों के साथ डालना है जो 80% रिजल्ट दे रहे हैं, और अपना 20% टाइम उन 80% के साथ डालना है जो 20% रिजल्ट दे रहे हैं। समझ में आई बात? बिल गेट्स ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, while building a team, look people who love to win. If it is difficult to find them, at least look for people who hate to lose. जब आप अपनी टीम बना रहे हो तो ऐसे लोगों को ढूंढो जो जीतने से बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको ऐसे लोग मिलने में मुश्किल हो तो ऐसे लोगों को ढूंढो जो हारने से नफरत करते हैं। सेकेंड पॉइंट, सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेंस ऑफ अर्जेंसी के लिए तो मुझे कितनी बात करूं मैं आपसे, मुझे पता नहीं। ये भी तो हो सकता है कि डायमंड 20 साल बाद जाओ। अभी क्यों जाना है? व्हाई राइट नाउ? इतने सारे एग्जाम्पल आपने देख लिए, कमल धिंगड़ा का और शशि धिंगड़ा का एग्जाम्पल आपने देखा। आपको फील नहीं होता कि मुझे सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए? एक बच्चा एक छोटा सा थैला उठाता है और वो ये कहता है कि अंकल अंकल ये आपका थैला रह गया है, और वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता है, और उसके पहले थैले में से बम निकलता है और बच्चे के चीथड़े उड़ जाते हैं। इस सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट नहीं करती है चीज? अर्जेंसी का सेंस नहीं आता है आपको? अगले साल मुझे डायमंडशिप पूरी करनी है, उसी तो मुझे चिंता नहीं है, लेकिन 20 साल बाद कोई मेरे फंक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए हम अपनी पूरी जिंदगी उस फंक्शन और साल भर उस काम में लगा देते हैं कि 20 साल बाद वो मेरे प्रोग्राम में आए। न जाने हम रहेंगे कि नहीं, वो रहेगा कि नहीं। अगर इस सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं होती तो आप अभी क्यों बिजनेस बिल्ड कर रहे हो? और जो आप धीरे धीरे कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके पास वो सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। कोई लॉजिक ढूंढते रहो और अपने आप को खुद ही सेटिस्फाई करते रहो, इसलिए नहीं कर रहा हूं। और जिसे हम कहते हैं विनिंग फॉर्मूला, आपने कुछ पकड़ लिया। क्यों? आराम आराम से कर लो। 3-4 साल में प्लेटिनम चले जाओगे, 5 साल में, 10-20 साल में डायमंड चले जाओगे। क्या करोगे उस वक्त? कोई लॉजिक ढूंढते रहो और अपने आप को खुद ही सेटिस्फाई करते रहो, इसलिए नहीं कर रहा हूं। और जिसे हम कहते हैं विनिंग फॉर्मूला, आपने कुछ पकड़ लिया। क्यों? आराम आराम से कर लो। 3-4 साल में प्लेटिनम चले जाओगे, 5 साल में, 10-20 साल में डायमंड चले जाओगे। क्या करोगे उस वक्त? इसकी सेंस ऑफ अर्जेंसी। मुझे ये शब्द नहीं सुनने हैं आपसे कि सर पहले कर लेता तो अच्छा होता। क्या पता। मैं एक दिन सुबह बैठा हुआ था और मुझे पता चला कि जोधपुर में कांड हो गया। जोधपुर के मंदिर में लोग दर्शन करने गए और एक आदमी का सिर्फ पैर फिसला, एक आदमी का पैर फिसला और सैकड़ों हजारों लोग मौत के मुंह में चले गए। ऐसे लोग मेरे जोधपुर के यहां बैठे हैं जो हर साल उस दिन उस मंदिर में जाते थे। उस दिन नहीं गए क्योंकि सुबह किसी को प्लान दिखाने कहीं जाना था। ऐसे भी लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने मुझसे कहा
कि हम नीचे से लौट आए, क्योंकि भीड़ बहुत है, बाद में जाएंगे। आपका नंबर भी तो आ सकता था, बच गए। गॉड का प्लान तो ये भी है कि अगर ऐसे ही करते रहोगे तो अब की बार नहीं तो कभी और नंबर भी लग सकता है। क्या उस दिन से सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट नहीं हुई? क्या उस दिन से ऐसा नहीं लगा कि मुझे ये अगले 6 महीने के अंदर खत्म कर देना चाहिए काम? क्या आपके सामने वो मौत का मंजर दिखाई नहीं दिया कि एक डॉक्टर अपनी फोन से बात कर रहा था, ऑपरेशन टेबल पर उसका पेशेंट को एनेस्थेसिया दे दिया था और बस वो ऊपर वाली फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट का उसने बटन दबाया और फोन से बात करते करते, जैसे डॉक्टर हमेशा हॉस्पिटल में होते हैं ना, हरी में होते हैं, जल्दी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और उसने अपना लिफ्ट का दरवाजा खोला। टेक्निकली मिस्टेक हो गई, छोटी सी, लिफ्ट नहीं थी और दरवाजा खुल गया। उसने देखा भी नहीं, कौन देखता है लिफ्ट आई है कि नहीं आई है, फोन से बात कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, गेट खोला और उसने पैर रखा, वो पैर गया और वो नीचे 7 मंजिल से नीचे चला गया वो डॉक्टर। शाम तक तो पता भी नहीं चला कि डॉक्टर साहब कहां गए। वो पेशेंट एनेस्थीसिया की टेबल पर था, ऑपरेशन टेबल पे था, भी चले गए होंगे, आए नहीं होंगे, बिजी हो गए होंगे। अभी तो थे, जब घर से पत्नी का फोन आया तो पता चला, वो ढूंढा किया, तो कौन ढूंढेगा लिफ्ट में जाके? लिफ्ट में कौन ढूंढ सकता है कि नीचे लिफ्ट में पड़े होंगे? लिफ्ट तो चालू हो गई, बाद में चलती रही, दरवाजा तो खुल सकता है ना लिफ्ट का। इंजीनियर साहब, जिस होटल में आप थे उसमें भी हुआ। और आपने अगर, कौन देखता है कि लिफ्ट आई कि नहीं आई? चेक करोगे? और फोन से बात कर रहे हैं, फोन से बात करते करते गेट खोला और चले गए अंदर। अंदर क्या चले गए? ऊपर पहुंच गए। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट नहीं होती आपको अपनी लाइफ में? वो घर से कह के थोड़ी आया था कि मैं आऊंगा नहीं, उसने कहा था शाम को डिनर तैयार रखना, उसकी पत्नी और उसके बच्चों से। उसकी पत्नी तो डॉक्टर नहीं है। और ये फायर अगर आपको लगी और ये आग आपको लगी है तो आपको नहीं लगता चाहिए कि मुझे ये तुरंत अभी इसी वक्त कर लेना चाहिए? कैसे हो सकता है कि मैं धीरे धीरे प्लान दिखाऊं? कैसे हो सकता है कि मैं दिन के 1 या 2 प्लान दिखाऊं? कैसे हो सकता है कि इस आग के साथ आप किसी को बैठ के प्लान दिखाओ और वो आदमी ज्वाइन ना करे? मैं नहीं मान सकता कि कोई आदमी के पास अगर आधा घंटा है और वो टीवी देख रहा है, प्लान दिखाने नहीं गया, कि उसको ये दिखाई नहीं था ये सब मंजर। मुझे समझ में नहीं आता कि वो आदमी 5 से 8 प्लान क्यों नहीं कर सकता अगर उसको 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर डायमंड से पूरी करनी है तो। इसके सामने कौन से बहाने हैं? और मैं आपसे नंबर 1 पॉइंट पर यह बात कर चुका हूं, सेट द प्रायोरिटी। और जब प्रायोरिटी सेट हो गई है तो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट क्यों नहीं होगी? प्रायोरिटी तो सेट है साहब, और आराम से कर रहे हैं, मचक के कर रहे हैं। कैसे ढीले रह सकते हो? क्यों नहीं प्राण बाहर निकल के टेबल पर रख देते हो उस आदमी के सामने जिसको आप बिजनेस दिखा रहे हो? आपकी इस फायर को देख के वो आदमी बिजनेस ज्वाइन करेगा। पर हमारे पास प्रायोरिटी सेट नहीं होगी, हमारे पास सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं होगी, तो कैसे होगा? मुझे नहीं पता। मैं आज भी उतना एक्साइटेड हो जाता हूं जब मैं बात करता हूं, तो मैं आज भी उतना ही पैशनेट हो जाता हूं, मुझे उतना ही आग निकलती है जब मैं बात में सुनता हूं, सोचता हूं, देखता हूं किसी आदमी की। 1 लाख एग्जाम्पल है मेरे पास इन सब चीजों के। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, 3rd पॉइंट, क्रिएट एंड मेंटेन द मोमेंटम। एक चीज समझ लेना कि मोमेंटम का मतलब है एक्टिविटी। आपकी एक्टिविटी स्ट्रांग होगी, आपका मैसिव एक्शन होगा तो मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। आधी लाइन में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ तीसरी बात कह सकता हूं कि मैसिव एक्शन विल क्रिएट द मोमेंटम। मैसिव एक्शन किसका मैसिव एक्शन? मेरा खुद का। मेरा एक्शन जब सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी तो आपका मैसिव एक्शन बढ़ेगा या नहीं? सीक्वेंस है ये साइंटिफिकल है ये सीरीज। जब सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट हो गई तो आपका मैसिव एक्शन इंक्रीज होगा, आपका एक्शन मैसिव एक्शन में कन्वर्ट होगा, आपकी एक्टिविटी में फायर आएगी। और जैसे ही आपका एक्शन मैसिव एक्शन में कन्वर्ट हुआ तो मोमेंटम क्रिएट होगा कि नहीं? और मोमेंटम क्रिएट होता है नए लोगों के आने से, मोमेंटम क्रिएट होता है नई ज्वाइनिंग करने से। नए लोग आते हैं तो आग लगती है, मोमेंटम क्रिएट होता है। कैसे होगा मैसिव एक्शन? एक ही फॉर्मूला है मैसिव एक्शन करने का कि सर क्या करूं, प्लान होते नहीं है। एक ही लाइन याद रख लो, आज से हर आदमी अपॉइंटमेंट मशीन बन जाओ, आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। बी अपॉइंटमेंट मशीन बन जाओ, फिर देखो कमाल कैसा होता है।
हमारी प्रॉब्लम यह है कि अपॉइंटमेंट मशीन नहीं है। रॉन बेकर बहुत बड़ा आदमी हुआ है जिसने सिर्फ अपॉइंटमेंट पे काम किया है, इनविटेशन पे काम किया है। रॉन बेकर फोन के जरिए अपॉइंटमेंट तय करने में जितनी शक्ति और क्षमता होती है, ये मैंने जाना, फोन मेरा सबसे अहम व्यवसाय पार्टनर बन गया है। जितना ज्यादा इस्तेमाल मैं फोन का करता हूं उतना ज्यादा धन में कमा लेता हूं। रॉन बेकर कहता है ये अपने आप को अपॉइंटमेंट मशीन बना दो। बुक योर कैलेंडर ओवरलोडेड, ओवरलोड कर दो, ओवरलैप अपॉइंटमेंट कर दो। क्यों ओवरलैप कर दें? इसलिए ओवरलैप कर दो कि सामने वाला कोई नहीं होता मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल करने वाला, मैं कैंसिल करूंगा उसका अपॉइंटमेंट। मैंने एक मीटिंग में 1.5 घंटे का अपॉइंटमेंट का मेरा टाइम है, तो 1.5 घंटे में प्लान भी हो गया, डेमो हो गया, साइनिंग हो गई, एक जगह दूसरे जगह चला गया। अगर 7 बजे मेरा अपॉइंटमेंट 8:30 होना चाहिए, मैं एक 7 बजे करूंगा, मैं एक 8 बजे कर दूंगा, एक 9 बजे कर दूंगा। 3 अपॉइंटमेंट कर दिए, होना 1.5 घंटे का फर्क चाहिए। अगर एक आध कैंसिल हो गया तो मैं सब लाइन अप हो गया। अगर कैंसिल नहीं हुआ तो फिर मैं प्रायोरिटी सेट करूंगा, क्या इस आदमी को प्लान दिखाऊं या इसको दिखाऊं आज। और मुझे लगा आज इसको दिखाना चाहिए, तो दूसरे को कहूंगा सर सॉरी मेरा एक अपॉइंटमेंट अर्जेंट आ गया है, मैं वो करता हूं, तो मैं आपसे क्या हम कल मिल लें। और अगर आप इस ढंग से अपॉइंटमेंट सेट करते हो, सब आप पे डिपेंड करता है ना। आपको लगता है अपना खुद का स्ट्रक्चर चेक करो, आपको लगता है कि मेरे अपॉइंटमेंट कैंसिल होते हैं तो ओवरलैप कर दो। अगर आपको लगता है कि आपके इन्विटेशन के तरीके से और पोस्टर से अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं होते हैं तो ओवरबुक कर दो। मैं अपॉइंटमेंट रखूंगा रात को 11 बजे भी कि 12:30 तक प्लान दिखाऊं, और 12:30 बजे भी रखूंगा कि 2 बजे तक प्लान दिखाऊं। हमारा माइंड सेट है कि 10 बजे के बाद लोग नहीं मिलते, इसलिए हम 10 बजे का अपॉइंटमेंट स्लॉट ही नहीं रखते। मेरे पास तो स्लॉट है रात को 1 बजे 12:30 बजे तक। तो मैं अगर फोन करूंगा रवि पटेल कैसे हो, बस एक आधा घंटे के लिए मिलना है, तो आपको रात को 12:30 बजे कंफर्टेबल रहेगा। मैं जानता हूं थोड़ा लेट है, पर आप कंफर्टेबल हो। वो बोले लेट है उससे पहले खुद ही बोल दो। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि सामने वाला जो सोच रहा है वो सोचे, उससे पहले आप वो बोल दो जो वो सोच रहा है। मैं जानता हूं थोड़ा लेट है, पर मैं थोड़ा सा बिजी हूं, तो 12:30 बजे रात को आपको कंफर्टेबल है। ये क्या कहेंगे, नहीं 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 थोड़ा लेट है, ओके तो एक काम करता हूं 10 बजे में थोड़ा सा बिजी हूं और 11:30 बजे का अलग अपॉइंटमेंट है, 8:30 ठीक है फिर, हाँ ठीक है 8:30, तो मैं 8:30 रख दिया। मैंने फिर दोबारा फोन किया पुनीत को, पुनीत 12:30 बजे आपको कंफर्टेबल है, मैं जानता हूं थोड़ा सा लेट है। ठीक है नहीं नहीं थोड़ा सा तो 11 बजे रख लेते हैं, ओके फाइन। अब थोड़ी कहेगा नहीं 11 भी लेट है। फिर मैं तीसरा फोन करूंगा डॉक्टर सरस्वत को, 12:30 बजे आपको कंफर्टेबल है, मैं जानता हूं थोड़ा सा लेट है। अरे 3-4 जगह फोन करूंगा तो एक तो 12:30 बजे रीसेट होगा, और जो 12:30 बजे सेट हो गया मैं शुरू उल्टा करूंगा। प्राइम टाइम तो कोई भी दे देगा, तो प्राइम टाइम बुक करने से पहले और टाइम बुक करूंगा मैं, तो जब और टाइम बुक हो जाएगी तो बाद में प्राइम टाइम बुक करूंगा। लेकिन हमारा माइंड क्या सेट है, 10 के बाद कौन देगा अपॉइंटमेंट, अरे 10 के बाद, 11 के बाद, 12 के बाद उसको प्लान दिखाओ जो 12 बजे के बाद देख सकता है। आपको नहीं पता कई लोग 12 बजे बाद भी कंफर्टेबल होते हैं प्लान देखने के लिए, क्योंकि 11 बजे फ्री होके आते हैं। आप तो ओपन रहो, प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे में है। हम 10 बजे आके हैं, क्यों, अब डिनर करेंगे टीवी देख के, अब इनको डिनर करना है, सुबह को ब्रेकफास्ट करना है, फिर दोपहर में लंच करना है इनको, और फिर डायमंड जाना है। और थोड़े दिन के लिए मेहरबानी करो, पति भगत पत्नियों से मैं निवेदन करता हूं कि जब तक डायमंड नहीं जाते हो तो पत्नी अलग खाना खा ले, पति अलग खाना खा ले। कुछ पत्नियां इसलिए बैठी रहती हैं कि पति खाना खाएगा तब मैं खाऊंगा। पति को यह टेंशन बनी रहती है कि जी मेरी पत्नी भूखी होगी, ना वो रोटी खा पाती, ना वो खा पाता, ना वो काम कर पाता, ना वो। मैं पति खाना खा लेगा, उसके बाद पत्नी खाना खाएगी तो पूजा होगी पति की। थोड़े दिन के लिए मेहरबानी करके पहले खाना खा लो, जब जिसको फुर्सत मिले तब खाना खा लो, और जब पति आए तो उसे प्यार से खिला दो। खाएंगे तो साथ में या बाद में, तो उस तरह से पहले दिन यदि शादी होके आए तो अपने टाइम पे खा लेना खाना, इससे इंतजार मत करना कि मैं खाऊंगा उसके बाद खाएगी, क्योंकि मुझे फिर टेंशन मेरे खाने की नहीं होती, तेरे खाने की हो जाती है। तो अगर कोई इसको धर्म मानता हो तो मुझे माफ कर देना, वो जैसा कर रहे हो वैसे ही करते रहना। तो ऐसा धर्म तो नहीं होता कि खाना तो उसके बाद में खाओ, और जब वो खाना खाए वो पानी पिए तो तुम उसके प्राण पियो। मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, रियल फैक्ट है कि नहीं भैया। लाज लाज शर्म आंखों में है, इज्जत
आपके थॉट में, आपके मन में है, आप उसकी कितनी केयरिंग कर रहे हो, उसमें